अपन क्वांटम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बचपन की बात करते हैं, गेम्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग चौथी पाँचवीं क्लास में रहे होंगे जब पहला ऐसे डीवीडी प्लेयर वीसीडी प्लेयर आया था। उसमें गेम्स खेल सकते थे कंट्रोलर्स लगा के, सीडी फंसा के। तो काफ़ी अच्छे गेम्स खेलते थे, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, उस टाइप के गेम्स होते थे जिनके बचपन में समझ में नहीं आता था इनके क्या ही ग्राफिक्स हैं और क्या ही इनके विजुअल्स हैं, लेकिन काफ़ी इंगेज होके खेलते थे भाई बचपन में। हमारे एक भैया इतने ज़्यादा घुस जाते थे, इतने इंगेज हो जाते थे कि वो कंट्रोलर के साथ साथ खुद ऐसे दाएं बाएं होते थे। फिर पापा ऐसे पकड़ के खींच के वापस लेके आते थे रियलिटी में। खैर फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, चेतना का विकास हुआ और समझ में आया कि ये रियलिटी है और ये नकली है, ये गेम्स है, यहाँ फ्लैट स्क्रीन है ना। और अब लगता है कि अब हम लोग कैसे वो उन वाले गेम्स में तो इतना इमर्स होकर नहीं खेल पाएंगे, ऐसा लगता है हम लोगों को। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, गेम्स का डेवलपमेंट भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास भी हो रहा है। आजकल जो गेम्स आ रहे हैं वो काफ़ी इंगेजिंग होते जा रहे हैं और वो रियलिटी के ज़्यादा करीब नज़र आते हैं। इसके दो बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो उनके ग्राफिक्स, विजुअल्स और स्टोरी एलिमेंट्स बेहतर होते जा रहे हैं, और दूसरा इनमें यह है कि जो फिज़िक्स की नकल होती है इन गेम्स में वो बेहतर होती जा रही है। जैसे हमारी इस दुनिया में फ़िज़िक्स के कुछ बुनियादी नियम हैं और हमारी ये दुनिया इन नियमों के हिसाब से ही चलती है, इसी तरह इन गेम्स में भी फिज़िक्स की नकल की जा रही है, जिससे कि चीज़ें काफ़ी हद तक रियल वर्ल्ड जैसी नज़र आती हैं। कंप्यूटर्स में फ़िज़िक्स की नकल करना ये सिर्फ वीडियो गेम्स के लिए काम की चीज़ नहीं है, ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत काम की चीज़ है। लेकिन हम बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स से भी नेचर के, प्रकृति के एक छोटे से अंश की भी नकल नहीं कर सकते, उसे सिमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति के उस ज़रा से हिस्से की फ़िज़िक्स और मैथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। करीब 40 साल पहले वैज्ञानिकों को ये आभास हुआ कि हमारे इस तरह के कंप्यूटर्स से हम ढंग से नेचर को सिमुलेट नहीं कर सकते, उसकी फ़िज़िक्स को सिमुलेट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ से अनोखे किस्म के कंप्यूटर्स बनाने का विचार आया, जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं। इस वीडियो में अपन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिमुलेशन क्या होता है, ये क्यों इतना ज़रूरी है, और हमारे बहुत ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स भी, ये तो ऐसी कंप्यूटर, बड़े सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, वो वाले सुपर कंप्यूटर्स भी सिमुलेशन क्यों नहीं कर पाते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर्स का आइडिया वहाँ से कैसे निकल के आया, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। वापस वीडियो गेम्स वाली कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो यार, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि गेम्स रियलिटी के काफ़ी करीब होते जा रहे हैं, और ये पिछले 10-20 साल की बात है। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि अपन कितने भी बड़े, कितने भी समझदार, कितने भी कॉन्शियस हों, ये बढ़िया वाले गेम्स हमें उसी तरह एंगेज कर लेंगे जैसे बचपन में हम लोगों को कर लेते थे। आप कहोगे कि हम इतने चमन थोड़ी हैं कि हमको ऐसे 2D की फ्लैट स्क्रीन और 3D दुनिया में अंतर समझ में नहीं आएगा, ऐसे कैसे एंगेज कर लेंगे। कितना भी अच्छा गेम बना लो, हम रियलिटी और गेम में अंतर कर लेंगे। तो यार, आप अभी का सोच रहे हो, आप थोड़ा सा आगे का सोचिए, VR की दिशा में सोचिए, वर्चुअल रियलिटी की दिशा में। हम अपने जीवन में जो भी अनुभव हासिल करते हैं वो अपने शरीर के कुछ सेंसेस और ब्रेन की मदद से करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से तरक्की करती जाएगी तो एक दिन उसके सहारे हम सारे सेंसेस और ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना सीख जाएंगे। उससे हमें ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है उस टेक्नोलॉजी के अंदर, वो कुछ 3D में हमारे सामने ही हो रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी बनने भी लगी है, इसे ही वर्चुअल रियलिटी यानी VR कहते हैं। अभी आप देखेंगे कि VR से जुड़े जो गैजेट्स मार्केट में आ रहे हैं वो सिर्फ हमारे 2 सेंसेस को कवर करते हैं। एक बड़ा सा चश्मानुमा गैजेट होता है जिससे आंख और कान पूरी तरह ढक जाते हैं। इससे आप एक अलग दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और इस डिवाइस के ज़रिए आपको अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। वो ऐसे दूर रखी फ्लैट स्क्रीन की तरह नहीं होता है, वो काफ़ी इमर्सिव होता है, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा होता है। अभी ये VR टेक्नोलॉजी बहुत शुरुआती स्टेज पर है और इसमें बहुत सारे सुधार किए जाने हैं, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे और ये हमारे फ्यूचर की एक बड़ी टेक्नोलॉजी साबित होगी। इसलिए तो मार्क ज़करबर्ग ने खूब सारा पैसा मेटा में उड़ेल दिया है। लेकिन अभी अपन को मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी पे बात नहीं करनी है। मैं तो बस आपको पिछले 20-30 साल की प्रोग्रेस बता रहा था और ये बता रहा था कि आगे किस तरह के डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। अभी अपन को बात करनी है इसी से जुड़ी एक चीज़ की, जो है सिमुलेशन और उसकी फिजिक्स। सिमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इतने अच्छे से कॉपी कर लेना कि असली और नकली में फ़र्क ही समझ में ना आए। किसी सिस्टम की लगभग परफेक्ट नकल तैयार कर लेना। जैसे एयरप्लेन एक सिस्टम है, इसकी अपनी प्रोसेस और विधि विधान है। सोचिए अपन ज़मीन पर एक ऐसा ही सिस्टम तैयार कर लें जो एयरप्लेन ना हो, लेकिन उसके भीतर का एक्सपीरियंस बिल्कुल हवाई जहाज़ जैसा ही हो। भले ही वो कभी उड़े नहीं, लेकिन उसे चलाने वाले पायलट को ऐसा लगे कि वो बिल्कुल एयरप्लेन ही उड़ा रहा है। उसमें सामने दिखने वाले दृश्यों से लेकर कंट्रोल और वाइब्रेशंस तक सब कुछ बिल्कुल हूबहू एयरप्लेन जैसा ही होना चाहिए, तब वो एयरप्लेन का पूरा सिमुलेशन कहलाएगा।
ऐसे बेसिक सिमुलेशंस आज भी होते हैं। कई चीज़ों के ठीक ठाक सिमुलेशंस बना लिए गए हैं। कार, बाइक और ट्रेन से लेकर स्पेसशिप तक के सिमुलेशन होते हैं। इनकी मदद से लोगों को इन्हें ऑपरेट करना सिखाया जाता है या उसका एक्सपीरियंस दिया जाता है। लेकिन एक पॉइंट पे समझ में आ जाता है कि यार ये सिमुलेशन ही है, ये रियल नहीं है, क्योंकि इनके नकलेपने की एक सीमा है और इसका कारण है फिजिक्स, भौतिकी के नियम। सिमुलेशन में फिजिक्स बहुत काम आती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम एक फिजिकल सिस्टम की ही नकल कर रहे हैं ना। उस सिस्टम में हर चीज़ फिजिक्स के नियमों का पालन करती है और अल्टीमेटली इन चीज़ों के साथ हमारा इंटरेक्शन भी फिजिकली होता है, तो वो सब फिजिक्स ही है। जैसे एयरप्लेन वाले एग्जाम्पल में ही समझें, कोई भी वायुयान ग्रेविटी और एरोडायनेमिक्स जैसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बनाया जाता है, और एरोप्लेन में जो भी फोर्सेस और मैकेनिज्म होते हैं वो भी फिजिक्स ही है, और इसे चलाने वाले को इन्हीं फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ही वो एरोप्लेन चलाना होता है। अपन ज़मीन पर यहाँ कितना भी अच्छा एरोप्लेन का सिमुलेशन तैयार कर लें, उसमें कुछ डिटेल्स हमेशा मिसिंग रहेंगी, क्योंकि नेचर यानी प्रकृति में बहुत गहराई होती है, बहुत बारीकी होती है, और हमारे कंप्यूटर्स और सिमुलेशंस इतनी डिटेल्स का लोड नहीं ले सकते। अपन ना इन डिजिटल कंप्यूटर्स में क्लासिकल कंप्यूटर्स भी जिनको बोला जाता है, इस पूरे वीडियो में मोबाइल, ये कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इन सबको क्लासिकल कंप्यूटर्स बोलेंगे, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का लोड नहीं लिया जाता है, इनमें बहुत ऊपर से प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशंस होते हैं और कई बारीकियों को छोड़ दिया जाता है। अपन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया का कितना भी ताकतवर सुपर कंप्यूटर हो, उसकी एक कंप्यूटेशन लिमिट होती है। वो अनलिमिटेड डेटा लेकर उसे प्रोसेस नहीं कर सकता है, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एक सीमा तय होती है। इसलिए कितनी भी अच्छी हैवी क्वालिटी की इमेज ले आइए, लेकिन उसमें एक लेवल तक जूम करते जाएंगे तो उसके पिक्सल्स नज़र आ ही जाते हैं। लेकिन प्रकृति इन पिक्सल्स से कहीं ज़्यादा बारीक होती है। भले ही हमें अपनी आंखों से उस लेवल तक ना दिखाई देता हो, लेकिन प्रकृति में सूक्ष्म स्तर पर जो चीज़ें होती हैं उन्हीं का असर हम बड़े लेवल पर देखते हैं। अगर हमें अपने आसपास की किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कॉपी करना है, उसका एक बेहतर सिमुलेशन तैयार करना है, तो बहुत छोटे लेवल पर चीज़ों की मैकेनिक्स कॉपी करनी होगी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्तर पर जाकर उसकी नकल तैयार करनी होगी। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, मतलब जब बड़ी बड़ी चीज़ें अपन कॉपी कर लेते हैं, एयरप्लेन टाइप की, उनका सिमुलेशन बना लेते हैं, तो छोटे लेवल की चीज़ें क्या ही हैं, अणु परमाणु को क्या है, अपना कंप्यूटर नकल कर लेगा, उसमें इतना तो है ही। तो यार आप नेचर को, प्रकृति को थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आज से 40-50 साल पहले की बात है। तब कंप्यूटर्स एकदम नए नए मार्केट में आए ही थे और हर बड़ी टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा था। इसकी बदौलत लोगों को चांद पर भी भेजा जा चुका था और मार्केट में मतलब कंप्यूटर्स का जलवा था। कुछ वैज्ञानिकों को लगा ये बड़ी बवाल चीज़ है यार, इससे मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो अपन छोटे लेवल की चीज़ें भी इसमें करके देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स की कुछ चीज़ें इसमें सिमुलेट करके देखते हैं। उनको लगा कि क्या पता जो केमिस्ट्री और क्वांटम फिजिक्स से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स लैब में नहीं कर पा रहे हैं, वो कंप्यूटर में सिमुलेशन बनाकर हो जाएं। बढ़िया आइडिया है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बहुत छोटे लेवल पर नेचर में जो चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको इन कंप्यूटर्स में सिमुलेट करने की कोशिश की और वो बुरी तरह फेल हुए। आज भी हमारे पास इतने पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर ज़रा से मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करने में फुस हो जाते हैं, क्योंकि छोटे लेवल पर ये प्राकृतिक दुनिया इतनी महीन है कि इसका कंप्यूटेशन बहुत जटिल हो जाता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स है, इसे एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, हम ग्रीन टी पीते हैं। इन सब चीज़ों में नींद उड़ाने वाला एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम है कैफ़ीन। एक कप चाय में करीब 36 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। आपको 36 मिलीग्राम बहुत कम लग रहा होगा कि यार एक तो 1 किलो इतना होता है, उसमें से 1 ग्राम इतना, और उसमें मिलीग्राम, तो 36 मिलीग्राम तो इतना ही सा कैफ़ीन क्या काम का। लेकिन इस 36 मिलीग्राम में खरबों कैफ़ीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्चुअली खरब भी बहुत छोटा नंबर है। एक कप चाय में 10⁻20 कैफ़ीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक के आगे 20 शून्य लगाकर जो संख्या बनती है 10⁻20 उसको बोलते हैं। चलिए अब हम कंप्यूटर्स के सहारे इतने सारे 10⁻20 मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट नहीं करेंगे, बच्चे की जान लोगे क्या। तो ऐसा करते हैं, एक कैफ़ीन के मॉलिक्यूल को, इतने अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक कैफ़ीन के मॉलिक्यूल को कंप्यूटर में सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। आपको जानकर निराशा होगी कि ये क्या, सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स भी एक अदने से कैफ़ीन के मॉलिक्यूल्स को भी ढंग से सिमुलेट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि नेचर में अलग लेवल पे खेल हो रहा है। हर मॉलिक्यूल कुछ एटम्स से मिलकर बना है और एटम्स के भीतर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह ऐसे चिमाने नहीं बैठे रहते हैं, इनमें अलग डांस चल रहा है इनका अंदर ही अंदर। एक मॉलिक्यूल के भीतर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं।
इन इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन की एनर्जी उसकी अलग मैथ्स होती है। ऐसा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में गरबा खेल रहे होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ गरबा खेल सकता है। ऐसे में किसी परमाणु के भीतर काफ़ी सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हो जाते हैं, मतलब गरबे में काफ़ी सारी जोड़ियां बन जाती हैं और ये जोड़ियों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो सिंपल इंटरेक्शन है, हाँ 2 लोग एक दूसरे के साथ ही डांडिया खेलेंगे, वो अब अपन 5 कर दें तो 5 में हर 4 के साथ खेल सकता है, फिर एक इन चारों के साथ, फिर एक इन चारों के साथ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 10 कर दें तो यार मतलब एक जन 9 के साथ खेलेगा और वो हर 9 एक तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अब सोचिए ऐसे 50 लोग गरबा खेले एक साथ तो कितनी जोड़ियां बन सकती हैं, उन 50 लोगों के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इसी भसड़ को समझने के लिए तो अपन कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मशीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से कैलकुलेशन कर लेती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यार इतने सारे नंबर ऑफ इंटरेक्शंस इस एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी बिट्स चाहिए होंगी कंप्यूटर में। हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स में बिट्स में इंफॉर्मेशन दर्ज की जाती है। हर बिट सिर्फ 0 या 1 हो सकता है, बेसिक यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की एक बिट। वो 0 और 1 की कोडिंग में पूरी इंफॉर्मेशन दर्ज की जाती है। जैसे अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट A, उसका ये कोड है। ऐसी आयुष लिखना हो तो उसका ये कोड है। इस तरह आपकी फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट मैसेज सब कुछ इन 0 और 1 से बने बिट्स में दर्ज किया जाता है। और यार एक सीधा हिसाब ये है कि जो कंप्यूटर जितनी ज़्यादा बिट्स को प्रोसेस कर पाएगा उसकी कंप्यूटेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। अब अपन देखते हैं कि एक कैफ़ीन के मॉलिक्यूल को सिमुलेट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी। एक कैफ़ीन मॉलिक्यूल में करीब 95 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आपस में ऐसा गरबा खेलते हैं कि इस एक मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट्स और बॉन्डिंग को दर्शाने के लिए 10⁴48 बिट्स की ज़रूरत होगी। ये बहुत बड़ी संख्या है। 1 करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं, 1 अरब में 9 ज़ीरो होते हैं और 1 खरब में 11 ज़ीरो होते हैं और 10⁴48 में 48 ज़ीरो होते हैं। सोचो इतनी बड़ी संख्या है। अभी तक अपन लोगों ने कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बनाया है जो इतनी सारी बिट्स को हैंडल कर ले। IBM का जो सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर उसका नाम है समिट, वो भी इतनी इन्फॉर्मेशन देख के हाथ जोड़ लेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा ये। अब आप सोचो कि 1 कप चाय, उस चाय में बहुत सारा दूध और पानी और अदरक, इलायची और मतलब पता नहीं क्या क्या, और उसमें इतनी सी 36 मिलीग्राम कैफीन, उसमें खरबों मॉलिक्यूल्स उस 36 मिलीग्राम में, और उसका सबको छोड़ दो, एक तो उसमें से कैफीन का मॉलिक्यूल उसको हमारा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी सिमुलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें इतने भयंकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस होते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? वो तो छोड़ दो, इससे जो भी सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है उससे भी अपन दुगनी तिगनी क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर बना लेते हैं भविष्य में, उससे भी नहीं हो पाएगा एक कैफीन मॉलिक्यूल सिमुलेट। इसलिए 41 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आई कि जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हम बना रहे हैं ये प्रकृति के एक अंश की भी ढंग से नकल करने के काबिल नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा। इन कंप्यूटर्स की बुनियाद ही अलग है। ये जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं ये मुख्यतः क्लासिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत पर चलते हैं। बहुत सूक्ष्म स्तर पर ये दुनिया उन क्लासिकल नियमों से नहीं चलती जैसे ये चलती है। बहुत छोटे लेवल पर दुनिया क्वांटम मैकेनिक्स के सहारे चलती है। हमारे मैथ्स वाले सर एक बहुत बढ़िया बात कहा करते थे, जब कोई लड़का एक सिंपल सी प्रॉब्लम को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड से सॉल्व करने जाता था तो सर कहते थे कि तुम तलवार लेके मच्छर मारने जा रहे हो, तो इसमें ना गलती मच्छर की है ना तलवार की है, गलती तुम्हारी है कि तुम तलवार लेके मच्छर मारने क्यों जा रहे हो। इसलिए आप कितना भी पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना लें, बहुत मशक्क़त करने के बावजूद वो रहेगा तलवार ही, और उस तलवार से आप मच्छर नहीं मार सकते हैं। इसलिए मच्छर से डील करने के लिए, मतलब छोटे लेवल की चीज़ों से डील करने के लिए क्लासिकल फिज़िक्स को किनारे रखिए, इन इलेक्ट्रॉनिक्स को किनारे रखिए और क्वांटम फिज़िक्स को लेकर उसके पास जाइए। क्वांटम मैकेनिक्स से नेचर की बारीकियों को सिमुलेट करने के चक्कर में एक अलग तरह के कंप्यूटर्स बनाने का आइडिया आया। ऐसे कंप्यूटर्स जो बुनियादी तौर पर क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इन्हीं कंप्यूटर्स को हम क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट में कई महान साइंटिस्ट का दिमाग लगा है, लेकिन पहली बार ढंग का आइडिया एक फिज़िक्स के प्रोफेसर ने दिया था। इनका नाम है प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन। साल 1981 की बात है। IBM और MIT ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट को बुलाया गया था।
इन्हीं में से एक भौतिक शास्त्री थे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के प्रोफेसर रिचर्ड पी फाइनमैन। इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर फाइनमैन ने एक स्पीच डिलीवर की, कीनोट स्पीच थी। ये स्पीच क्वांटम फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस को साथ लाने पर थी। इस स्पीच के अंत में प्रोफेसर फाइनमैन कहते हैं, नेचर इजंट क्लासिकल डैम इट, एंड इफ यू वांट टू मेक अ सिमुलेशन ऑफ नेचर यूड बेटर मेक इट क्वांटम मैकेनिकल। हमारे आसपास की प्रकृति क्लासिकल फिजिक्स के सहारे नहीं चलती है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर चलती है। और अगर आप इस प्रकृति का सिमुलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि वो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित हो। ये कहा प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन ने। अगले साल यानी 1982 में यही स्पीच इंटरनेशनल जर्नल ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक आर्टिकल के रूप में छपती है। प्रोफेसर फाइनमैन के नाम से छपा ये आर्टिकल, जिसका शीर्षक है सिमुलेटिंग फिजिक्स विद कंप्यूटर्स। ये आर्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स के आविष्कार में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर सामने आया। क्वांटम कंप्यूटर्स की शुरुआत से जुड़े काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स में रिचर्ड फाइनमैन के इस आर्टिकल को ज़रूर साइट किया जाता है। इसका जिक्र वहाँ हमेशा मिलता है क्योंकि ये बुनियाद है। इसलिए प्रोफेसर फाइनमैन उन दर्जनों साइंटिस्ट्स का प्रतिनिधि चेहरा है जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स की नींव रखी। 80 और 90 के दशक में क्वांटम कंप्यूटर्स को थ्योरी से प्रैक्टिस में लाने की शुरुआत हुई। इनका काम कागज़ों से लैब्स तक जा पहुंचा और साल 1998 में दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया, जो कि बहुत बुनियादी था। पिछले 25 सालों में क्वांटम कंप्यूटर्स का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बेहतर क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए हैं। वो क्वांटम कंप्यूटर्स भी अभी बहुत एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा काम के नहीं हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में इन क्वांटम कंप्यूटर्स की बदौलत हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे जिन्हें सिर्फ क्लासिकल कंप्यूटर्स के सहारे नहीं कर सकते। इसलिए कई देश व संस्थाएं सबसे बेहतरीन क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की रेस में लगी हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। असल में मुझे क्वांटम कंप्यूटर्स और वो कैसे काम करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनानी थी। मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये बताया भी था, लेकिन मैं उसी बारे में रिसर्च कर रहा था और मुझे ये इंटरेस्टिंग सी कहानी पता चली कि कैसे क्वांटम सिमुलेशन के आइडिया से, एक स्पीच से पूरी क्वांटम कंप्यूटिंग वाली टेक्नोलॉजी जो है वो रफ्तार पकड़ती है, और कैसे फाइनमैन की एक कोशिश और उस कोशिश में नाकामी और फिर उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखना, वहाँ से क्वांटम कंप्यूटर्स का आइडिया निकल के आया। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मुझे लगा कि आपको सिमुलेशन के बारे में, क्यों हम सुपर कंप्यूटर्स से वो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में, और कैसे वहाँ से क्वांटम कंप्यूटर्स का आइडिया निकला प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन की एक स्पीच से, उसके बारे में बताऊँ। हालांकि ये बहुत सिंपल सी कहानी है, ऐसे लीनियर नहीं होता, कोई एक धागा नहीं होता है कहानी का, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि फाइनमैन की स्पीच नहीं होती तो क्वांटम कंप्यूटर्स का आइडिया निकलता ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो पैरेलली ये आइडियाज़ फ्लोट करते रह रहे थे, लेकिन फाइनमैन की स्पीच से उसने रफ्तार पकड़ ली, ऐसा कह सकते हैं ना। वो IBM और MIT की जो कॉन्फ्रेंस थी, फिर जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स में छपता है वो पेपर, वहाँ से उसने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि फिर उस पर और हमें डिस्कस करना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान का, किसी एक इंसिडेंट से ये क्वांटम कंप्यूटर्स की कहानी का उदय हो रहा है। हालांकि वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, बहुत ज़रूरी माइलस्टोन है क्वांटम कंप्यूटर की शुरुआत में, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है, इसलिए मैंने आपको ये बताई। तो हमने देखा कि कैसे सिमुलेशन के आइडिया से क्वांटम कंप्यूटर्स का आइडिया निकल के आया, और सिमुलेशन जो है ना वो साइंस फिक्शन में बड़ी फेवरेट सी चीज़ मानी जाती है। अभी हाल ही में आपने देखी हो नहीं देखी हो, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई है 1899 नाम से। डार्क जो सीरीज़ बनाई थी उन्हीं के डायरेक्टर ने ऐसे बनाया है, वो भी साइंस फिक्शन ही है। तो उसमें कहीं एक स्पॉइलर तो नहीं देना है, लेकिन कहीं समझ लीजिए कि सिमुलेशन का जिक्र आता है, और उसमें भी इस आइडिया के अराउंड खेला गया। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि उसमें इसके इर्द गिर्द जब डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे चित्रण में एक मशीन दिखती है जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स, आज के जो मौजूदा क्वांटम कंप्यूटर्स है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। इस तरह की डिटेल्स का सिमुलेशन के इर्द गिर्द जब साइंस फिक्शन बनाया जाता है तो ध्यान रखा जा रहा है कि हम उसमें क्वांटम कंप्यूटर्स दिखाएं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सिमुलेशन मतलब इतने रियल वर्ल्ड जैसी ये रियलिटी हमको लगती है, नेचर जो लगता है और जो रियल एक्सपीरियंस हमें फील होता है, इतने अच्छे सिमुलेशंस अभी हम नहीं बना सकते। हम तो बहुत छोटे से भी कुछ नहीं बना सकते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर्स से अभी कुछ बहुत यूज़फुल काम नहीं किया जा रहा है। बहुत शुरुआती स्टेज पे ही ये टेक्नोलॉजी, हालांकि इसने काफ़ी तरक्की कर ली है, और क्या अभी हम इससे एक्चुअली कर सकते हैं और कितने काम के ये अभी हुए हैं और असली में कैसे काम करते हैं, ये हम साइंस फिक्शन से इतर कॉन्सेप्ट्स क्वांटम कंप्यूटर के अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आपको 4 वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी हैं। वो ये है कि कैसे हमारे क्लासिकल डिजिटल कंप्यूटर्स
फ़ोन से लेकर के बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स तक ये सब कैसे काम करते हैं, इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। सुपरपोजिशन इंट्रोडक्शन टू क्वांटम वर्ल्ड, उस पर एक वीडियो है। क्वांटम इंटेंगलमेंट के ऊपर एक वीडियो है, और पिछली जो वीडियो थी वो इंटरफेरेंस के ऊपर थी। तो ये 3, और क्वांटम क्लासिकल कंप्यूटर्स कैसे काम करती हैं समझना आपका बहुत ज़रूरी है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। तो हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो की कहानी, सिमुलेशन की कहानी, गेम्स की, फिज़िक्स की, रिचर्ड फाइनमैन की कहानी आपको दिलचस्प लगी हो, कुछ भी आपको सीखने लायक लगा हो, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्या अच्छा बुरा जो भी है सब बताइएगा कमेंट करके। और एक बेसिक अच्छी लगी हो कि हाँ ठीक वीडियो थी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप इतने एंड तक ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसे देखने के लिए, आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हाल सी दोपहर में, एक बूढ़े नीम की छाँव में, जो नक्शे में भी ना मिले उस छोटे से गांव में।